नमस्कार दोस्तों, आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट और काफी सेंसिटिव है। आप मेरे पीछे दो लाइनें लिखी हुई देख पा रहे होंगे। इन लाइनों में लिखा हुआ है भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की भारत तोड़ो यात्रा शुरू। इस लाइन को मैं जस्टिफाई करूंगा, मैं सिद्ध करके बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला है। 2022 में कभी राहुल गांधी ने पूरे के पूरे भारत को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, और अब राहुल गांधी ऐसी यात्रा पर निकले हैं जहां पर वो भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, भारत के जातिगत समुदाय के आधार पर भारत देश के अंदर द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी लाइन में ले लिखा हुआ है, क्या राहुल गांधी ने वास्तव में खालिस्तान का समर्थन किया है? इनडायरेक्टली तरीके से, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने खालिस्तान का, या जो खालिस्तान नाम का देश बनना चाहिए, उसका समर्थन कर दिया है। इन दोनों लाइनों को आप खुद जस्टिफाई कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो को देखने के बाद, लेक्चर को देखने के बाद उसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। हुआ क्या है, राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका की विजिट पर गए हुए हैं, अमेरिका की यात्रा पर गए हुए हैं, और वहां पर वो जो अमेरिका के बड़े बड़े सांसद हैं, बड़े बड़े जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहां के जो बड़े बड़े लॉ मेकर्स हैं और जो एंटी इंडिया तत्व है, उनसे भी मिलने का प्रयास किया है। और वहां पर राहुल गांधी ने काफी बड़े बड़े स्टेटमेंट दे डाले। एक तो सिख समुदाय के खिलाफ, सिख कम्युनिटी के खिलाफ ऐसा स्टेटमेंट दे डाला है जिससे पूरा का पूरा सिख समुदाय आंदोलन करने की कगार पर है। राहुल गांधी को भला बुरा कह रहा है, पूरे के पूरे देश में रोष फैल गया कि राहुल गांधी ऐसा कह कैसे सकते हैं। और आरक्षण के मामले में भी राहुल गांधी ने काफी कुछ बोला है। आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी ने भारत से बाहर जाकर ऐसा बयान दिया है जिसे एसटी और एससी में भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लेकर द्वेष है, गुस्सा है। इस बात को आज हम समझने का प्रयास करेंगे और इस दोनों लाइनों को मैं जस्टिफाई करने का प्रयास करूंगा कि आखिर हुआ क्या। सबसे पहले मैं इस लाइन को समझाता हूं, चार ऐसी इंपॉर्टेंट मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगा जिससे सिद्ध हो जाएगा कि जो दोनों लाइनें मैंने लिखी हो बिल्कुल सही है। राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका की विजिट पर गए हुए हैं और अमेरिका में बड़े बड़े लॉ मेकर से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिल रहे हैं। और वहां पर जब राहुल गांधी खड़े थे मंच पर, वहां पर एक सिख समुदाय का व्यक्ति था, और उस सिख समुदाय के व्यक्ति से राहुल गांधी ने जो बोला है उसको आप समझने का प्रयास करो। राहुल गांधी ने सिख समुदाय के एक दर्शक से पूछा, क्या पूछा? मेरे पगड़ीधारी भाई अपना नाम बताओ। राहुल गांधी ने पहले उनसे अपना नाम पूछा, उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया, और फिर राहुल गांधी ने उस व्यक्ति से कहा अमेरिका की धरती पर खड़े होके कि लड़ाई इस बात की है कि क्या सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं। भारत में सिख समुदाय को पगड़ी पहनने का, टर्बन पहनने का और कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं। क्या भारत के अंदर सिख समुदाय के व्यक्ति को गुरुद्वारे में जाने का अधिकार है या नहीं। तो कितना बड़ा स्टेटमेंट है। आप सामने एक सिख समुदाय के व्यक्ति से यह प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, यह प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि क्या यदि आप भारत में होते हैं तो आपको पगड़ी पहनने का अधिकार है या नहीं, हाथ में कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं, गुरुद्वारे में जाने का अधिकार है या नहीं। आपने यह तो नहीं कहा कि आप जा नहीं सकते या नहीं जा पाओगे, लेकिन आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। यह इस बात को साबित करता है कि कहीं ना कहीं आप ऐसा मानते हैं कि भारत के अंदर जो सिख समुदाय है उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उनको गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। उनको भारत के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, विचारों की स्वतंत्रता नहीं है, अपने गुरुद्वारे में जाने की स्वतंत्रता नहीं है, अपनी आइडेंटिटी को फॉलो करने की स्वतंत्रता नहीं है, पगड़ी पहनने की स्वतंत्रता नहीं है, कड़ा पहनने की स्वतंत्रता नहीं है। आप भारत देश से बाहर जाकर ऐसा नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत के अंदर माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक खतरे में है, अल्पसंख्यक अपने धर्म का सही तरीके से पालन नहीं कर सकते हैं। तो सिख समुदाय के खिलाफ आपने ये जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि लड़ाई इस बात की है कि यदि आप भारत में होते तो क्या भारत में आप पगड़ी पहन सकते थे, कड़ा पहन सकते थे या गुरुद्वारे में जा सकते थे या नहीं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और लड़ाई इस बात के लिए भी है कि जो और अन्य समुदाय हैं जो माइनॉरिटी में आते हैं उनके साथ भी ऐसा ही है। क्या मुस्लिम लोग मस्जिद में जा सकते हैं या नहीं, जो क्रिश्चियन लोग वो चर्च में जा सकते हैं या नहीं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया राहुल गांधी ने, और इस स्टेटमेंट को मैं बिल्कुल तरीके से सिरे से नकारता हूं। और इस बात का फिर फायदा किसने उठाया? पन्नू ने। इनको आप जानते हैं, ये गुरपतवंत सिंह पन्नू। गुरपतवंत सिंह पन्नू एक खालिस्तानी अलगाववादी नेता है, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर है, और ये भारत के टुकड़े करवाकर एक अलग खालिस्तान नाम का देश बनवाना चाहते हैं। और इन्होंने ये कहा है राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बाद कि ये साबित हुआ हमारी खालिस्तान की मांग जायज है। राहुल गांधी जब अमेरिका की धरती पर खड़े होकर इस बात को कहते हैं कि क्या भारत में से कड़ा पहन सकते हैं, पगड़ी पहन सकते हैं या अपने गुरुद्वारे वगैरह में जा सकते हैं, मतलब ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। राहुल गांधी ऐसा मानते हैं कि भारत में जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, उनको उनके धार्मिक स्थानों पर जाने की, उनका जो भी पहनावा है, रहन सहन है, उसको फॉलो करने की आजादी नहीं है। और सिख समुदाय को तो हम
सर पे लेके चलते हैं, सरदार लगाते हैं सिख का नाम बोलने से पहले, और आपने ऐसा स्टेटमेंट जारी कर दिया। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू कह रहे हैं कि मैं इतने दिनों से जो लड़ाई लड़ रहा था, हम खालिस्तानी लोग जो कनाडा में बैठे हैं, भारत से बाहर बैठे हैं, वो इस बात की तो लड़ाई लड़ रहे थे कि भारत में सिख समुदाय के ऊपर अत्याचार होता है, जुल्म होता है, उत्पीड़न होता है। तो इस बात का फायदा किसने उठा दिया? एक सिख अलगाववादी नेता ने उठा दिया। राहुल गांधी जस्टिफाइज सिख फॉर जस्टिस खालिस्तान रेफरेंडम कैंपेन। राहुल गांधी ने इस बात को जस्टिफाई कर दिया कि सिख सेपरेटिस्ट या खालिस्तान नाम का जो अलग बेस बनना चाहिए वो उचित मांग है, जो खालिस्तान की मांग है वो जायज है। सिखों पर राहुल गांधी के बयान से गदगद हुआ आतंकी पन्नू, और इन्होंने 2009 से एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है सिख फॉर जस्टिस। तो इन्होंने ये कहा कि सिख फॉर जस्टिस जो काम कर रही है, भारत के अंदर सिख समुदाय के ऊपर अत्याचार होता है, जुल्म होता है, उत्पीड़न होता है, उस बारे में बात की। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जुल्म, उत्पीड़न या अत्याचार क्या होता है, उस बात को मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। ऐसा स्टेटमेंट देने के बाद जो भारत का सिख समुदाय है, भारत की जो सिख कम्युनिटी सड़कों पर आ गई है, आंदोलन कर रही है कि राहुल गांधी ऐसा गलतफहमी कैसे पैदा कर सकते हैं, ऐसी बकवास कैसे कर सकते हैं। अपना जो बोलने का उनका तरीका है ना, जो दुनिया में प्रभाव जमाने का तरीका, उसके चक्कर में पूरे के पूरे सिख समुदाय को उन्होंने खतरे में डाल दिया है। सिख समुदाय के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सिखों का अपमान है, हमें पूरी की पूरी आजादी है, हम अपने गुरुद्वारे में जा सकते हैं, पगड़ी पहन सकते हैं, टर्बन धारण कर सकते हैं, कड़ा पहन सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं, कोई जुल्म, उत्पीड़न, अत्याचार हमारे ऊपर होता नहीं है। हम बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी की पूरी स्वतंत्रता के साथ इस देश में रहने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने भी कहा है कि मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से लेकर अब तक मैं पगड़ी पहन रहा हूं, कड़ा धारण कर रहा हूं, अपने गुरुद्वारे में जा रहे हैं, मुझे तो आज तक किसी ने रोका और मुझे आज तक किसी ने रोकने का प्रयास ही नहीं किया। कभी बात प्रश्न चिन्ह खड़ा ही नहीं हुआ कि आप अगर सिख है तो गुरुद्वारे में नहीं जाओगे, पगड़ी नहीं पहनोगे, कड़ा नहीं पहनोगे, बल्कि हमारे संविधान ने तक इनको स्वतंत्रता दे रखी है कि कटार धारण कर सकते हैं। तो लोगों ने बड़ा गुस्सा दिखाया। और अब मैं आपको बताता हूं कांग्रेस के बारे में कि राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया है इसके क्या मायने हैं। आप सभी को पता है कि जून 1984 में अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसके अंदर जरनैल सिंह भिंडरावाला, एक खालिस्तानी लीडर जरनैल सिंह भिंडरावाला, आतंकवादियों के साथ, कुछ खालिस्तान ग्रुप के लोगों के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जाके बैठ जाता है। पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस की कार्रवाई से कुछ नहीं हुआ। फिर इंदिरा गांधी ने ऑर्डर दिया, और इंदिरा गांधी ने ऑर्डर यह दिया कि भाई आर्मी को भेजा जाए, और इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जरनैल सिंह भिंडरावाला को मार दिया, कुछ सिविलियंस की भी डेथ हुई और मंदिर की कुछ ऐसी हालत हो गई। उसके बाद आपको पता है 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी के जो दो बॉडीगार्ड थे, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, दोनों ने इंदिरा गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, उनको असैसिनेट कर दिया। इंदिरा गांधी के शरीर पे 33 गोलियां लगी है, 33 बुलेट्स इंदिरा गांधी ने खाए हैं, और उनकी डेथ हॉस्पिटल जाते वक्त हुई है, ऑन स्पॉट नहीं हुए। तो उनके दोनों बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। कब कर दी? 31 अक्टूबर 1984 को। और उसके बाद जो राइट्स हुए, जो बड़े पैमाने पर दंगे फसाद हुए, उसके अंदर ये ऑन रिकॉर्ड 3350 सिखों की डेथ हुई है। वैसे आंकड़ा तो 8000 से ज्यादा बताते हैं। आए दिन दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के अंदर जो सिख समुदाय का, एक तरीके से इसको सिख जेनोसाइड भी कहा जाता है, सिखों का नरसंहार भी कहा जाता है, कि उस वक्त इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के साथ जो अत्याचार हुआ था, जुल्म हुआ था, उनको जो मारा काटा गया था, वो देखने को मिला। 3350 से ज्यादा सिख। और इस बात को उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने जस्टिफाई कैसे किया, उन्होंने उचित कैसे ठहराया? जब उनसे पूछा गया कि सिखों की हत्या हो रही है, उनका मर्डर हो रहा है, उनको असैसिनेट किया जा रहा है ना, और ऐसा टाइम आ गया तो उस टाइम पे एक वक्त हो कि सिख लोग अपनी आइडेंटिटी खो चुके थे। सिख लोग पगड़ी नहीं धारण करते थे, कड़ा नहीं पहनते थे, गुरुद्वारे में नहीं जाते थे। उस वक्त में बात बता रहा हूं जब इंदिरा गांधी हुआ करती थी, राजीव गांधी हुआ करते थे, इंदिरा गांधी की डेथ के बाद, उस वक्त की मैं आपको बात बता रहा हूं। आज तो राहुल गांधी ये बोल देते हैं कि सिख समुदाय को आजादी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, बाकी इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं है। उस वक्त की आप बात देखो जब सिख समुदाय ने अपनी आइडेंटिटी खो दी थी। इन लोगों को डर लगता था कि पगड़ी पहन के निकलेंगे, कड़ा पहन के निकलेंगे तो कहीं ना कहीं हमें मार दिया जाएगा, असैसिनेट किया जाएगा। तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी गई थी, इनकी आइडेंटिटी को नुकसान पहुंचाया गया था। और जब राजीव गांधी से पूछा गया तो राजीव गांधी इस बात को जस्टिफाई कैसे किया? उन्होंने क्या कहा कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। इन्होंने इस बात को ऐसे जस्टिफाई किया, राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी के बेटे ने, कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी तो कांपती है। मतलब इंदिरा गांधी की डेथ हुई है तो धरती थोड़ी कांपेगी। ये लोग जो मरे हैं सही मरे हैं, ये लोग इसके जिम्मेदार है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है। वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, आइडेंटिटी को नुकसान पहुंचाया गया था सिखों की। और आज राहुल गांधी ये स्टेटमेंट देते हैं। और मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री हो चाहे हमारे मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हो, योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, हिंदू धर्म से ज्यादा सराखों पर लेके चलते हैं सिख समुदाय के लोग। सिख समुदाय हिंदू धर्म का एक पार्ट है, आपको पता है, इनको सराखों पर लेके चलते हैं। तो आप कैसा स्टेटमेंट दे सकते हैं ये वाला? और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अमेरिका के अंदर जो हर एक छोटी मोटी बात को उठाता है और उसी को फिर हेडलाइन बना दिया जाता है। अमेरिका के अंदर जो भी बात होती है भारत में हेडलाइन बन जाती है ना। हमारे हालात इतने बेकार है। और एक सर्वे के मुताबिक मैं आपको बता देता हूं, दे आर वेरी प्रैक्टिस फॉर द रिलीजन, स्वतंत्रता। ओपन सर्वे करवाया गया था, आम जनता से पूछा गया था कि आप बताओ कि आपके अनुसार कितनी फ्रीडम है। हिंदुओं ने कहा कि हमें 91% फ्रीडम है, मतलब 100 लोगों में से 91 लोगों ने कहा कि हमें पूरी आजादी है। ठीक है, मुस्लिम समुदाय ने 89 लोगों ने कहा 100 में से कि हमें पूरी आजादी है। ठीक है, क्रिश्चियन ने 89 कहा, सिख समुदाय के 82 लोगों ने, 100 में से 82 लोगों ने कहा कि हमें भी पूरी की पूरी आजादी है, हमें पूरी की पूरी स्वतंत्रता, अपने धर्म को मानने की, विचारों की अभिव्यक्ति की। और अन्य समुदाय ने भी ऐसा कैसा ही कहा है। तो इस सर्वे के अंदर बोला गया है और आम जनता यह कह रही है कि हमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, कोई प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं है। तो पहली बात तो ये जस्टिफाई होती है कि राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि भारत के अंदर सिख समुदाय के व्यक्ति कड़ा पहन नहीं सकता है, या पगड़ी धारण नहीं कर सकता है, या गुरुद्वारे में नहीं जा सकता, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? इस बात की जस्टिफिकेशन ये है कि राहुल गांधी ये स्टेटमेंट गलत दिया है, बकवास किए एक तरीके से। और मैं बता दूं, भारत देश के अंदर कोई भी राजनीतिक दल हो धीरे धीरे माइनॉरिटी या अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहा है अपने वोट बैंक के रूप में। और राहुल गांधी तो स्पेशली पहले तो मुस्लिम समुदाय को ये वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते थे, अब ये अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को, जैसे सिख समुदाय हो गया है ना, बौद्ध समुदाय हो गया, क्रिश्चियन समुदाय हो गया, इनको भी अपने फेवर में लेने के चक्कर में इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और भारत की धज्जियां उड़ा दी, भारत की इज्जत का लफड़ा कर दिया अमेरिका के अंदर। दूसरी बात जो मैं बोलता हूं, आरक्षण को लेकर भी राहुल गांधी ने कहा कि राहुल गांधी से जब पूछा गया कि क्या भारत में आरक्षण खत्म होगा, क्या भारत में रिजर्वेशन एंड हो जाएगा, तो इसके ऊपर राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया, वी विल थिंक ऑफ स्प्रैकिंग रिजर्वेशन व्हेन इंडिया इज ए फेयर प्लेस। जब इंडिया एक अच्छा स्थान बन जाएगा, फेयर प्लेस हो जाएगा, सभी लोग लगभग इक्वल हो जाएंगे, तब हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि हम आरक्षण को उस वक्त समाप्त कर देंगे जब भारत के अंदर सारा का सारा फेयर प्लेस होगा, सभी लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से बराबर हो जाएंगे। अच्छा, इन्होंने बोल तो दिया, फिर इन्होंने बात को, अब इन्होंने बोल तो दिया, फिर खुद को समझ में आया कि यार गलत बोल दिया, ये तो आरक्षण को हटाने की बात कर दी। तो उसके बाद इन्होंने फिर अपनी बात को सुधारने का प्रयास किया, वहीं पर फिर इन्होंने लाइन रिपीट की, वी विल इंक्रीज रिजर्वेशन। देखो देखो, ऐसा नहीं है, वो समय आगे आएगा जब हम आरक्षण को हटाएंगे, जब स्थिति सामान्य हो जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम रिजर्वेशन या आरक्षण की लिमिट बढ़ाएंगे। वर्तमान में आपको पता है केंद्र सरकार की नौकरियों में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, तो इन्होंने कहा कि आरक्षण की लिमिट हम बढ़ाएंगे और ज्यादा आरक्षण देंगे। अभी हमारा जो मोटिव है वो ये है, ये वाली जो हरकत है आरक्षण को हटाने की, ये बाद में करेंगे। अब आप देखो इनका और थोड़ा इतिहास मैं आपको बता देता हूं। नेहरू जी जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे वो आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ थे। नेहरू जी ने साफ साफ कहा है, आई डिसलाइक एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन। मैं किसी प्रकार के आरक्षण का समर्थन नहीं करता, मैं उसके फेवर में नहीं हूं। आई डोंट लाइक एनी रिजर्वेशन इन एनी फॉर्म, स्पेशली रिजर्वेशन इन जॉब। नौकरियों में रिजर्वेशन को मैं बिल्कुल भी नहीं मानता है। इससे क्या होगा कि मेडियोसिटी फैलेगी, इनएफिशिएंसी आएगी, एक क्षमता आएगी। जो जिसमें क्षमता है, जिसमें काबिलियत है वो तो पहुंच नहीं पाएगा, जिसमें काबिलियत नहीं है, क्षमता नहीं है, वो भी आरक्षण का लाभ लेकर पहुंच पाएगा। तो नेहरू जी का स्टेटमेंट है कि मैं आरक्षण का या रिजर्वेशन का फेवर नहीं करता, मैं उसको लाइक नहीं करता, मैं उसको डिसलाइक करता हूं। और लिखा हुआ भी है, साफ साफ लिखा हुआ है, नेहरू जी सेड दैट ही वाज अगेंस्ट द रिजर्वेशन ऑफ जॉब फॉर मेंबर्स ऑफ एसटी एंड एससी। एसटी और एससी के रिजर्वेशन के शुरुआत में खिलाफ थे नेहरू जी, ये उनकी बोली गई भाषा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बिल्कुल खिलाफ थे वो कि एसटी एससी को रिजर्वेशन ना दिया जाए। इसके अलावा ओबीसी कमीशन बनाए गए थे दो। एक तो काका केलकर कमीशन 1953 में बनाया गया था और एक बीपी मंडल कमीशन 1971 में बनाया गया, 1979 में बनाया गया था। ओबीसी को रिजर्वेशन देने के खिलाफ भी थे। नेहरू जी ने काका केलकर की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। काका केलकर कमेटी ने यह पहला ओबीसी रिजर्वेशन का कमीशन बनाया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। नेहरू जी ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। फिर जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी के बाद 1977 में, तब उन्होंने एक और कमीशन बनवाया, उसका नाम है बीपी मंडल कमीशन। इसको सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन कहते हैं रिजर्वेशन देने के लिए। इसने अपनी रिपोर्ट पेश की 1980 में और इस वक्त जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी
गांधी थे, लगभग 10 साल तक, जब तक इंदिरा गांधी और राजीव गांधी मौजूद थे, उन्होंने रिजर्वेशन नहीं देने दिया ओबीसी को। जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई, राजीव गांधी की डेथ हो गई, उसके बाद 1992 में इंदिरा साहनी केस के बाद ओबीसी को रिजर्वेशन मिला है। तो नेहरू जी एसटी/एससी के रिजर्वेशन के खिलाफ थे, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी उस वक्त पे ओबीसी के रिजर्वेशन के खिलाफ थे। और राहुल गांधी ने अभी अभी कहा कि हम जब फेयर प्लेस हो जाएगा, अच्छा स्थान बन जाएगा, तब आरक्षण को खत्म कर देंगे। और टैग लगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जब हमारी 400 पार सीट आ जाएगी तो हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। बल्कि इतिहास तो नेहरू जी का, इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, कांग्रेस पार्टी का पूरा ये रहा कि ये लोग रिजर्वेशन देना ही नहीं चाहते थे। और अगर रिजर्वेशन है भी तो राहुल गांधी उसको हटाने की बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट दे तो दिया, बाद में भले बात को सुधार ले, वो एक अलग बात है। तीसरा मैं आपको रीजन बता रहा हूं, इस भीड़ के अंदर है ना, आपको एक चेहरा नजर आ रहा है, ये वाला, ये जो आपको चेहरा नजर आ रहा है ना, इसका नाम क्या है? इल्हान ओमार है। ठीक है, ये इल्हान ओमार अफ्रीका की एक नागरिक है और ये अमेरिका के अंदर सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और ये एंटी इंडिया स्टेटमेंट देने के लिए काफी फेमस है, मुस्लिमों को ज्यादा फेवर करती है। इन्होंने गलत तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी विजिट की थी, इंडिया ने इसका काफी विरोध किया था। सांसद के तौर पर इन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में विजिट की थी, यहाँ के हालात को देखने के लिए पीओके में, और इमरान खान से भी मिलने पहुंची थी वहां पर। इसके अलावा इन्होंने अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा रेजोल्यूशन ही पेश कर दिया था कि भारत के अंदर रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, भारत के अंदर अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी खतरे में। इस बात को लेकर अमेरिका की जो संसद है, पार्लियामेंट है, जिसको कांग्रेस कहा जाता है, वहां पर रेजोल्यूशन पेश कर दिया था, प्रस्ताव पेश कर दिया था। ये लेडी यहां पर मौजूद है। इसके साथ हमारे जो अपोजिशन के लीडर है राहुल गांधी, वो बैठकर वार्ताएं कर रहे हैं, जो एंटी इंडिया है, जो ये रेजोल्यूशन पेश करती है कि भारत में धार्मिक रूप से स्वतंत्रता नहीं है, माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार होता है, जुल्म उत्पीड़न वगैरह होता है, जो गलत तरीके से पीओके को फेवर करती है, पीओके को पाकिस्तान का बताती है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से जाके मिलती है। इल्हान ओमार है ना, इसी की वजह से कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि कैसे इसके साथ हमारे जो अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी वो बैठ के बातचीत कर सकते हैं और कैसे वहां पर विजिट में इसको अपने डेलीगेशन के अंदर, सभा के अंदर मौजूद करवा सकते हैं। बल्कि तो एंटी इंडिया है, ये तो भारत के खिलाफ हमेशा भाषण देती आई है। यहां पर फोटो के अंदर आप एक बात नजर आ रही होगी, अभी अभी जो इमरान खान है, इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तब की बात मैं बता रहा हूं, 2022 की, ये 2022 की घटना है, ये 2023 की घटना है। ठीक है, इमरान खान अभी अभी जॉगिंग करके आए हैं, गाड़ी से उतरे हैं, इनके हाथ में आपको चाबी भी दिखाई दे रही है। इन्होंने कहा कि यार अभी बैठ के बात करने से पहले, अभी मैं गाड़ी से उतरा हूं, पहले एक फोटो हो जाए, सेल्फी हो जाए। तो बिना चाबी रखे, बिना बैठे गाड़ी में से उतरते इन्होंने सेल्फी लेने का प्रयास किया है, फोटो लेने का प्रयास किया, उसके बाद बैठ के हम बातचीत करेंगे। और चौथी घटना मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आपको व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, ये एक जाने माने जर्नलिस्ट है बांग्लादेश के। जाने माने तो मैं नहीं कहूंगा, एक नॉर्मल जर्नलिस्ट है। और इनके ऊपर टैग है कि आईएसआई की कॉन्फिडेंस की रिपोर्ट को रखते हैं, आईएसआई के साथ इनके लिंक पाए जाते हैं। और ये एंटी इंडिया जर्नलिस्ट है। हर बार हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये देखा गया कि अमेरिका के अंदर कोई भी पहुंच जाए, ये एंटी इंडिया स्टेटमेंट देना और एंटी इंडिया क्वेश्चन पूछने का काम है। और कई बार तो इसने ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हैं जो भारत के इंटरनल मैटर है। जैसे जब अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया गया था, तो इन्होंने पूछा था कि अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद क्यों किया गया। ये हमारी सरकार का इंटरनल मैटर है, आंतरिक मैटर है। आप कौन होते हैं पूछने वाले कि अरविंद केजरीवाल को क्यों बंद कर दिया। इसके अलावा इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, यूएन असेंबली के अंदर इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि भारत के अंदर माइनॉरिटी खतरे में है या नहीं। मुझे लगता है कि भारत के अंदर माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक बड़े पैमाने पर खतरे में है। तो ये बांग्लादेश का एक जर्नलिस्ट जो भारत का है भी नहीं और हमेशा एंटी इंडिया, हमेशा इंडिया के खिलाफ बातचीत करता है, भारत की संप्रभुता, एकता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, भारत की छवि को गलत ठहराने का प्रयास करता है, उस व्यक्ति को आपने इतने क्लोज बिठा रखा है। कितनी दूरी है इनके बीच में, डेलीगेशन के अंदर यह भी शामिल है। वो व्यक्ति जो एंटी इंडिया स्टेटमेंट देता है, भारत को बिल्कुल भी देख के नहीं सुहाता है, उस व्यक्ति को आपने बातचीत के लिए बिठा रखा है। यह व्यक्ति ये सेल्फी भी ले रहा है। इसका नाम क्या है? मुस्कान अंसारी। ये अंसारी साहब हैं और ये बांग्लादेश के जर्नलिस्ट है। ये जो मैं आपको पोस्ट बता रहा हूं, ये जो ट्विटर है, जिसको आज के टाइम पे एक्स कहते हैं, वहां से मैंने उठाया। वहां पर बहुत सारे जो इंडियंस हैं उन्होंने सारी की सारी पोस्ट डाली कि ये राहुल गांधी के साथ क्या कर रहा है, ये नालायक जो भारत के खिलाफ एंटी स्टेटमेंट देता है, भारत के इंटरनल एक्सटर्नल मैटर में हस्तक्षेप करता है, हमेशा उल्टे सीधे सवाल पूछता है, उनके जवाब उल्टे सीधे देता है, वो व्यक्ति यहां पर क्या कर रहा है। तो यह भी सिद्ध करता है कि राहुल गांधी का उठना बैठना
आप जाओ, विजिट करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बाहर जाकर भारत के लिए ऐसा नैरेटिव सेट मत करो कि भारत में बहुत गलत हो रहा है, ठीक नहीं है, माइनॉरिटी खतरे में, आरक्षण का लाभ हर व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है। ऐसी बातें देश के बाहर ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं। और अमेरिका को तो यही तो चाहिए, डिसेबल करने के लिए, अस्थिर करने के लिए। जैसे बांग्लादेश की उन्हें धज्जियां खड़ी कर दी, बांग्लादेश की खाट खड़ी कर दी अमेरिका ने, छोटी सी बात का फायदा उठाकर। ऐसा भारत के लिए भी तो हो सकता है। जब अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर ही बाहर जाके ऐसा स्टेटमेंट देंगे तो इससे तो यही होगा, ठीक है। और ये जो आपको बैठ रहे हैं ये कौन है? ये है सैम पित्रोदा। आपने पीली क्रांति का नाम सुना है? येलो रिवॉल्यूशन जो सरसों के लिए होती है, पीली क्रांति के जनक है सैम पित्रोदा, है ना। राजीव गांधी के टाइम में उन्होंने येलो रिवॉल्यूशन चलवाई थी। और ये ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन है, जो ओवरसीज भारत से बाहर जो कांग्रेस काम करती है उसके चेयरमैन पर्सन है। उन्होंने ही राहुल गांधी का स्वागत किया है। और उसके बाद स्टेटमेंट जो अभी मैंने जो दो लाइनें बोली है ना, उनको मैंने वापस से जस्टिफाई करने का प्रयास किया है कि भारत में पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी, अब वो भारत तोड़ो यात्रा चलाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसा नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि जैसे भारत में अल्पसंख्यक खतरे में, सिख मुस्लिम समुदाय का बिल्कुल भी यहां पर अभिव्यक्ति की, बोलने की आजादी बिल्कुल भी नहीं है। आरक्षण के मामले में काफी कुछ बोला। ऐसे असामाजिक तत्वों से जाके मिले जो एंटी इंडिया है, भारत के खिलाफ बातचीत करते हैं, भारत के टुकड़े करवाना चाहते हैं। और राहुल गांधी ने वास्तव में खालिस्तान का समर्थन किया या नहीं किया है ये मैं आपको बता दूं। राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि सिख समुदाय क्या पगड़ी धारण कर सकता है, कड़ा पहन सकता है, क्या वो गुरुद्वारे में जा सकता है। सच तो ये कि वो इंदिरा गांधी या राजीव गांधी के टाइम पे होता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। सारा का सारा सिख समुदाय बहुत ही अच्छे तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक रह रहा है। तो कुछ असामाजिक तत्व, खालिस्तानी तत्व जो देश को टुकड़े करवाने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि जो खालिस्तान की डिमांड है वो जायज है। और इस बात का फायदा उठाया पन्नू ने। और मैं आपको बता रहा हूं इस बात का फायदा कनाडा भी उठाएगा। मैं आपको बता रहा हूं 2-3 दिन के अंदर अंदर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का स्टेटमेंट आने वाला है कि मैं तो पहले ही बोल रहा था, मैं तो खालिस्तान का पहले समर्थन कर रहा था कि भारत के अंदर सिख समुदाय या सिख कम्युनिटी खतरे में है, उनको अभिव्यक्ति की, विचारों की स्वतंत्रता है ही नहीं, वो पगड़ी नहीं पहन सकते, कटार धारण नहीं कर सकते, कड़ा नहीं पहन सकते और अपने गुरुद्वारे में नहीं जा सकते, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका फायदा ट्रूडो भी उठाएगा और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर फिर से भारत का नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाएगा। तो ऐसे स्टेटमेंट गलत है, राहुल गांधी को ऐसे स्टेटमेंट से बचना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।